हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कक्षा 12 की हिंदी में क्या देख रहे थे, तो हमने आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का भाषा में जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बता दिया था। और आज हम लोग इनके पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। इनकी पाठ का नाम क्या है? भाषा और आधुनिकता। चलिए देखते हैं। यह इनका पाठ है, भाषा और आधुनिकता। इस पर इन्होंने अपनी लेखनी को कैसे चलाया है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा लिखने का काम किया है। किसको? भाषा और आधुनिकता पर। भाषा और आधुनिकता पर इन्होंने लिखा क्या है और कितना अच्छा लिखे हैं या किस प्रकार से लिखे हैं, इसको हम लोग देखने का काम करते हैं। भाषा, इस शब्द से आप लोग परिचित हैं। इस भाषा में जो नयापन आ जाता है वही कहलाता है आधुनिकता। भाषा में जो नयापन आ जाता है या भाषा पुरानी से नई हो जाती है उसको कहते हैं आधुनिकता। एक शब्द में कहेंगे भाषा की आधुनिकता या भाषा और आधुनिकता। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग देखते क्या है। इन्होंने पहली पंक्ति में लिखा कि किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। बात यहीं पर रोक दीजिए। किसी भी क्षेत्र में मार काट पीट नाच गाना बजाना जो भी क्षेत्र हो उसमें यदि नयापन लाना है, रमणीयता लानी है, रमणीयता का तात्पर्य हुआ देखने में अच्छा लगे, तो उस काम में आपको हमेशा नूतनता का तात्पर्य हुआ नयापन। नूतनता का तात्पर्य हुआ नयापन, यानी किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है? हमेशा नूतनता या नएपन की आवश्यकता होती है। आगे देखिए। इसी को दृष्टि में रखकर ही माघ एक कवि है, महाकवि माघ ने कहा होगा। क्या कहा होगा? छड़े छड़े यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। इन्होंने कहा कि छड़े छड़े मतलब प्रत्येक क्षण या व न, तो अब तोड़ेंगे बन जाएगा यन वत उ पैति तदेव रूपम रमणीयता, यानी रमणीयता और नूतनता, रमणीयता और नूतनता दोनों के पूरक है। क्या लिखा इन्होंने? रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है, यानी अच्छापन और नूतनता, नयापन दोनों एक दूसरे के क्या है मेरे दोस्तों? पूरक है। जब तक नया नहीं आएगा या नई चीज नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक नूतनता नहीं देंगे, तब तक रमणीयता नहीं आएगी। इसका मतलब कि रमणीयता को लाने के लिए नएपन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। आगे देखिए। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। कह रहे हैं कि यदि किसी भी वस्तु में रमणीयता न हो, अच्छा न लगे, तो वह मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। नित्य माने हमेशा, नूतनता माने नयापन। किसी भी सर्जक का अर्थ हुआ
लिखने वाला या कार्य को करने वाला, सीधा सीधा जान लीजिए करने वाला, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति हो, करने वाला लगा देंगे, वह क्या कहलाएगा? सर्जक। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती है। इनके कहने का मतलब यह है, कहने का अर्थ यह हुआ मेरे दोस्त कि नूतनता के अभाव में रमणीयता नहीं है, और यदि किसी वस्तु में रमणीयता नहीं है तो उसे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। लोग का तात्पर्य हम समाज से लगा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी वस्तु में नूतनता न हो, नयापन न हो, तो रमणीयता नहीं होगी, और रमणीयता जब नहीं रहेगी तब लोग या समाज उसे स्वीकार नहीं करेगा। आगे देखते हैं। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। समझिए, इन्होंने कहा कि सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता है। सड़ी गली मान्यताओं का मतलब कि पुराने रीति रिवाज से जिस समाज को जकड़कर, पकड़कर, कसकर, चमोटकर रखा जाएगा, वह समाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से समाज आगे नहीं बढ़ पाता है, उसी प्रकार से भाषा भी बिना नयापन को धारण किए हुए आगे नहीं बढ़ सकती है। देख लीजिए, शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप पुराने रीति रिवाज को छोड़कर नए रीति रिवाज को धारण करते हैं, परंतु अपनी संस्कृति का ध्यान देते हुए, यह नहीं कि अपनी संस्कृति को भूल जाए। संस्कृति अलग है, रीति अलग है, रिवाज अलग है, समाज अलग है, समुदाय अलग है। यदि समाज शास्त्र पढ़ते होंगे आप लोग या पढ़े होंगे तो जानेंगे, रीति रिवाज, समाज, समुदाय सभी अलग अलग है। संस्कृति, सभ्यता सभी क्या है? अलग अलग है। इस पर बहुत लोगों ने अपना मत भी रखा है। हर्बर्ट स्पेंसर है, मैक्स मुलर है, विदेशी विद्वान, भारत के भी कुछ विद्वान हैं, इन लोगों ने भी अपना मत रखा है इन सभी चीजों पर। इन्होंने कहा कि पुराने रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता है। उसी प्रकार से यदि पुरानी या एक ही भाषा को लेकर या पुराने शब्दों को लेकर जो भाषा रह जाती है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाती। आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं क्या, यहां पर हम लोग थे, जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीति रिवाजों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। यहां तक हमने बता दिया, अर्थ भी बताया, सब कुछ। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। समूची माने पूरा, युग माने संसार। पूरे संसार को नए चेतना में ढालने का काम कौन करती है? तो भाषा काम करती है। कौन करती है मेरे दोस्त? भाषा। भाषा के अभाव में हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाषा को नयापन धारण करना अत्यंत जरूरी हो गया या अत्यंत आवश्यक हो गया, या भाषा को धारण करना यह आवश्यक कार्य है। भाषा में क्या धारण करना? नए नए शब्दों को धारण करना। आगे देखिए, हाँ, सशक्त माध्यम है, और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। उन्होंने बताया कि भाषा तभी सशक्त होगी जब युगानुकूल का अर्थ हुआ युग के अनुसार। ठीक है,
जब वह अपने युग के अनुसार सही किसको मुहावरों को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। भाषा किसके लिए, सामाजिक भाव के लिए, और सामाजिक भाव में क्या करना है, प्रकटीकरण करना है, समाज में अपने भावों को प्रकट करने के लिए, और क्या करने के लिए, सुबोधता के लिए क्या है मेरे दोस्तों, उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। मतलब भाषा की आवश्यकता क्यों है, तो भाषा की आवश्यकता समाज में सुबोधता के साथ अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्त करने के लिए है। आगे देखिए, इसके अलावा भाषा की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है या भाषा की कोई जरूरत नहीं है। यदि अपने विचारों को दूसरे के पास या दूसरे व्यक्ति के पास संप्रेषित न करना हो, संप्रेषित का मतलब भेजना, संप्रेषण का मतलब वाक चातुर्य, वाद विवाद करना। हम और आप दो लोगों के बीच में वाद विवाद करना ही संप्रेषण होता है। संप्रेषित का मतलब होता है भेजना। क्या करना है, अगर अपने विचारों को हमें आप लोगों के पास नहीं भेजना होता तो क्या मैं बोलता, नहीं बोलता ना। अगर आपको अच्छा लगेगा यह क्लास तो आप मेरे विचारों को सुनने के बाद प्रभाव से युक्त हो जाएंगे और आप लोग कमेंट करेंगे। कमेंट में जो करेंगे वह आपका विचार रहेगा और आपने अपने विचार को भाषा के द्वारा प्रस्तुत किया। कहेंगे कि सर ये भाषा कैसे है, हमने तो लिख दिया। तो मेरे दोस्तों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार, सामान्य रूप से तीन प्रकार की होती है। पहला, जो हम काम कर रहे हैं यानी बोल रहे हैं, यह मौखिक भाषा है। दूसरा, यही बोले हुए बातों को या विचारों को मैं यदि लिख दूं, लिखित भाषा हो गई। और इसी बात को मैं संकेत के द्वारा प्रस्तुत करूं, सांकेतिक भाषा हो गई ना सर। आगे चलिए देखिए, आगे क्या हो सकता है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कह रहे हैं कि भाषा की और कहां पर उपयोगिता है, कह रहे हैं कि इस भाषा की उपयोगिता सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त का मतलब विद्यमान, जो विद्यमान है वह देखने योग्य है, देखने योग्य को कहते हैं द्रष्टव्य। प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रवेश हो जाता है। और यह सही बात है कि भाषा को दूसरे भाषा के भी शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए, जिसके कारण एक भाषाभाषी दूसरे भाषा के विचारों को या भावों को ग्रहण करने में समर्थ हो। आगे देखिए, हाँ, नए शब्दों का प्रवेश होता है और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषाभाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है, सुनिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि यदि मैं हिंदी भाषा बोलता हूं और अंग्रेजी भाषा का व्यक्ति वह भी मुझसे बात कर रहा है, ठीक है, और उस अंग्रेजी भाषा के व्यक्ति का कुछ शब्द हमने क्या किया, सुना। अगर उसका शब्द हमारी भाषा में यानी हिंदी में अंग्रेजी भाषा वाले व्यक्ति के शब्दों का यदि पर्यायवाची है मेरे पास, तब तो मैं उसका रख सकता हूं। अगर नहीं है तो ज्यों का त्यों, अगर नहीं है तो ज्यों का त्यों जैसे उस व्यक्ति ने शब्द को बोला उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, रख लेना चाहिए। जैसे रेस्टोरेंट का नाम सुने हैं, कैंची का नाम सुने हैं, सुने कि नहीं, गमला का नाम सुने हैं, औरत का नाम सुने हैं, काबिल का नाम सुने हैं। ये जो शब्द हैं यह विदेशी भाषा के शब्द हैं और इन भाषाओं को मैं या हम या आप सभी लोग बताइए अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। आदमी शब्द जो प्रयोग करते हैं वह भी आपकी भाषा का नहीं है।
विदेशी भाषा का है। जैसे का तैसे हमने क्या कर लिया, प्रयोग कर लिया कि नहीं। रेस्टोरेंट का नाम सुने, बताइए। स्पुतनिक का नाम सुने हैं, चांद का नाम सुने हैं, महताब का नाम सुने हैं। यह जो शब्द है आपकी भाषा का नहीं है, लेकिन अपनी भाषा में हम लोग यानी हिंदी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आगे चलिए देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर। यही भाषा की आधुनिकता होती है। क्या कर लेना चाहिए, भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। किसके लिए, दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने के लिए। यदि हम दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करते हैं तो जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है उसके लिए दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने से कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर नहीं होगी तो यही भाषा की आधुनिकता होती है। आगे देखिए, भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। अगर भाषा को नवीन बनाना है, भाषा में नयापन लाना है, भाषा में नूतनता लाना है, तो मेरे दोस्तों भाषा में सजीवता, नूतनता और नयापन लाने के लिए दूसरी भाषा के शब्दों को भी क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। देख लीजिए, आत्मसात करने पर ही निर्भर है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। इन्होंने कहा कि जो भाषा है यह म्यूजियम की वस्तु नहीं है। म्यूजियम का तात्पर्य यह हुआ कि संग्रहालय। संग्रहालय का मतलब यह वह स्थान जहां पर वस्तुओं को एकत्रित करके रखा जाता है। ठीक है, भाषा संग्रहालय की वस्तु नहीं है कि भाषा को किसी संग्रहालय में ले जाकर रख दिया जाए ज्यों का त्यों, बस फोटो खींचा जाए, देखा जाए। ठीक है, भाषा बोलने की वस्तु है, भाषा प्रयोग करने की वस्तु है। भाषा एक शब्द में कहें तो कोई वस्तु भी नहीं है। भाषा एक विचारों के प्रकट करने का माध्यम है और भाषा को हमेशा अपने शब्दों के साथ साथ दूसरे भाषा के भी शब्दों को ग्रहण करना चाहिए, जिसके कारण भाषा में क्या आ जाए, नवीनता आ जाए। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण कर चलने वाली है। हमने बताया कि भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भाषा को किसी एक स्थान पर हम लोग सजा कर नहीं रख सकते हैं। भाषा को अनेक भाषाभाषी के शब्दों को ग्रहण कर सकते हैं। जब ग्रहण करेंगे तो भाषा में नूतनता आएगी। यहाँ तक हमने बता दिया। आगे चलिए देखते हैं। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। चलिए बात समझिए, संस्कृति का एक अटूट अंग। अटूट माने टूट माने टूटने वाला, अ माने न हो, तो जो न टूटने वाला हो वही अटूट है। ठीक है, नहीं कहते हैं हमारा और आपका जन्मों जन्मों का अटूट बंधन बन गया। अरे जन्मों जन्मों का अटूट बंधन, जब खपसा जी बात 10 लात एकदम ना तो और कुल बैया हेठ हो जाए और तुरंत जन्मों जन्म का जो अटूट बंधन है 2 मिनट में टूट जाए। ठीक है, लेकिन भाषा संस्कृति का एक अटूट है। यानी जो मुस्लिम सभ्यता के लोग हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं किसी जाति का या जाति के लिए अपमान करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जो मुस्लिम सभ्यता के लोग हैं, ध्यान से फिर सुनिए, मुस्लिम सभ्यता के जो लोग हैं वह उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषाओं का अपने संस्कृति में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे जब कोई जाता है व्यक्ति, छोटा हो या बड़ा हो, किसी को मतलब घर छोड़कर जा रहा है, शाम को आएगा या न आएगा, तो जाते हुए कोई लड़की है अपनी मम्मी से क्या कहती है कि खुदा हाफिज अम्मी जान, कहती है खुदा हाफिज अब्बू जान। ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, या अल्लाह हाफिज, या अल्लाह हाफिज अम्मी जान, या भाई जान, या कुछ भी। अप्पी जान भी कहते हैं। अप्पी का अर्थ होता है बहन। ठीक है, अप्पी जान, जय जो भी कर लीजिए। लेकिन अब आइए हिंदू धर्म में या हिंदू सभ्यता में आ जाइए, अरे भैया जय राम हो और हाल चाल ठीक है, बेटा गिना। लेकिन मुस्लिम सभ्यता के लोग क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं कि नहीं कहते हैं दोस्त, कहते हैं। लेकिन अब इधर जयराम भैया नमस्ते और हाल चाल ठीक है, ऐसे कहते हैं कि नहीं। यह भाषा संस्कृति का अटूट अंग है। जैसे भाषा में हम लोग प्रणाम भी करते हैं, प्रणाम के साथ पैर भी छूते हैं, पैर छूना हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रणाम शब्द जो हमने बोध किया किसी व्यक्ति के लिए, वह आपकी संस्कृति का एक अटूट अंग है। प्रणाम कर रहे हैं, फिर इसके बाद पैर भी छू रहे हैं। जैसे फिर प्रणिपात कर रहे हैं, प्रणिपात का भी अर्थ होगा क्या, पैर छूना। मैं आपका क्या कर रहा हूं, पैर छू रहा हूं, लेकिन वह काम भी कर रहे हैं, यह संस्कृति से जुड़ा हुआ है।
माता पिता भाई बहन बड़े लोगों का जो हम लोग पैर छूते हैं, स्मरण करते हैं, गुरु का और बड़े लोगों का, वह हमारी संस्कृति है। लेकिन किसको किस अनुसार से प्रणाम करना है, जैसे समकक्ष है तो नमस्ते, अब बड़े लोग हैं नमस्कार, अब सबसे बड़े हैं तो गोड़ गोड़ पर लीजिए या पैर छू लीजिए, यह संस्कृति है हमारी। लेकिन प्रणाम, नमस्कार, जय राम, राधे राधे, हाल चाल, ठीक है भैया। लेकिन अंग्रेजी वाला का कहिए स्वयं, जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, वेस्टर्न कल्चर के लोग क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, आई एम फाइन सर। अरे तो यार फाइन सही है, हमने गलत नहीं कहा। गलत क्या कहा, हमने उनकी बातों को बताया। ये जो शब्द है क्या हमारी संस्कृति का है? नहीं ना, वेस्टर्न कल्चर यानी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का है। यह किसके शासनकाल में या किस समय है? तो वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता के लोगों का है। ठीक है, जैसे गुड मॉर्निंग मॉम, अरे मोम बरसाती, गुड मॉर्निंग डैड, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग सर, ये जो शब्द है वे वेस्टर्न कल्चर के हैं। अब बताइए, जो वेस्टर्न कल्चर, कल्चर माने संस्कृति, जिसको कहते हैं पश्चिमी सभ्यता, इस पर आपको हमने लिख कर बताया पश्चिमी सभ्यता। अब हमको ये बताइए कि पश्चिमी सभ्यता या संस्कृति यह वेस्टर्न की है यानी पश्चिम की है, इसका भी कोई भाषा है? तो इसकी भी क्या है दोस्तों, भाषा है। वेस्टर्न कल्चर में कहीं पर फ्रेंच, कहीं पर जर्मन, कहीं पर इटैलिक, कहीं पर पुर्तगाली, कहीं पर डोंगरी, बोडो, ये सब आपके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे सब। तो यह उनकी सभ्यता है और संस्कृति है। किसी की सभ्यता और संस्कृति पर आपको क्या करना चाहिए, नहीं चोट करना चाहिए। यह कुठार ताना सा लगता है। चलिए मेरे दोस्त आगे हम लोग चलते हैं। हम कहें कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी, संस्कृति परंपरा से निःसृत माने निकलना, निःसृत माने क्या, निकलना, निःसृत होने पर भी यानी निकलने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। संस्कृति किससे निकलती है? संस्कृति परंपरा से निकलने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। परिवर्तनशील का तात्पर्य हुआ बदलने वाला, गतिशील का तात्पर्य हुआ चलने वाला। क्या चलने वाली है संस्कृति? अब हमको थोड़ा सा इसी लाइन में बहुत अच्छा अर्थ छिपा है। देखिए, भाषा किसका, संस्कृति का। भाषा किसका अंग है? संस्कृति का। संस्कृति किससे निकलती है? परंपरा से। परंपरा क्या है? परिवर्तनशील है। और परंपरा क्या है? गतिशील है। यानी परंपरा भी कभी कभी बदल जाती है, तो हमको संस्कृति भी कभी कभी बदल लेना चाहिए। ठीक है, हमेशा नहीं। परंतु यह संस्कृति जब बदल सकती है तो भाषा भी नएपन को धारण कर सकती है। कर सकती है कि नहीं? कर सकती है ना दोस्त। आगे चलिए, आगे चलते हैं। गतिशील है, वहां पर हो गया। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति? भाषा की गति किसकी गति के साथ? विज्ञान की प्रगति के साथ। भाषा की गति विज्ञान की प्रगति के साथ क्या की जाती है? जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव, वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत उद्भूत नई संस्कृति, सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। जैसे जब नई संस्कृति आ गई तो नई संस्कृति को, सभ्यता को, और नई संस्कृति सभ्यता से निकले हुए लोगों को पुराने शब्दों के द्वारा बोधित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमको क्या ग्रहण करना चाहिए? नए शब्दों को ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की। महती माने बहुत। महती का अर्थ क्या होता है दोस्त? महती का अर्थ होता है बहुत, यानी बहुत क्या है? आवश्यकता है। किसके लिए? नए भाव की योजनाओं को, नए प्रयोगों को, नए उद्देश्यों को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज करना बहुत ही क्या हो गई है? आवश्यकता बन गई है। ठीक है दोस्त, आगे चलिए देखते हैं क्या आगे हमको क्या मिलेगा। अब प्रश्न यह है कि भाषा में ये परिवर्तन कैसे संभव है। अभी तक तो रचनाकार ने बताया कि भाषा में परिवर्तन करना जरूरी है या परिवर्तन आवश्यक है, लेकिन अब इस बात पर बात होगी या इस तथ्य पर चर्चा होगी कि भाषा, देखिए प्रश्न है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है, यानी भाषा में परिवर्तन कैसे होगा।
तो यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध, यत्न माने प्रयास, साध्य माने लगा हुआ, प्रयास में लगा हुआ, अथवा सहज माने आसानी से सिद्ध किया हुआ। क्या प्रयोग में या प्रयास में लगा हुआ व्यक्ति इसको नवीनता ला सकता है भाषा में, या जो आराम से बैठा है, सहज है, एकदम आराम से बैठा है, वह ला सकता है? बताइए कौन ला सकता है? तो जो प्रयास में लगा हुआ है, जैसे जो व्यक्ति काम कर रहा है वह काम को कर लेगा, कि जो व्यक्ति बैठ कर कह रहा है कि हे भैया हमरो कमवा हो जात, हे भगवान, हे राम, हे लक्ष्मण, अरे तो आर राम लक्ष्मण और कृष्ण लगब खप से काम करबा तब न होई, के कही हम कहब नहीं, ओकर बाबू कहिए अरे काका काम करबा तब ना, काम करा, राम का नाम लेके, वही में कृष्ण का नाम लेके चल जा, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति तदा तदा ही भारत अभ्युत्थान धर्मस्य युगे युगे। बताइए अभी जो लिख दिया गीता में, कभी आपको मौका मिलेगा मेरे दोस्तों तो मैं गीता का वाचन भी कराऊंगा। ये सब छोड़िए, ये सब अभी तो ट्रेलर है, आइए हम लोग फिल्म की ओर चलते हैं। यत्न साध अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना चाहिए। कह रहे हैं कि यत्न साध का मतलब ई है भैया, तात्पर्य का मतलब अर्थ या मतलब ना। कल जला कि एप्पल मीन्स क्या होता है बाबू, बताइए? एप्पल मीन्स सेब होता है मम्मी। अरे तुम्हारी एप्पल मीन्स का अर्थ हुआ तात्पर्य, या मीन्स का अर्थ हुआ मतलब। बिना मतलब को दुनिया तो हर दीवानी है। आगे देखा, अब यत्न साध का तात्पर्य यह है कि भाषा को युग के अनुकूल बनाने के पीछे किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्ति समूह का क्या होना चाहिए? प्रयत्न होना चाहिए या प्रयास होना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती है। कह रहे हैं कि सहज सिद्ध का मतलब यह है कि जिस प्रकार से भाषा चल रही है उसको क्या करने दीजिए? चलने दीजिए। जब चलेगी तो इसमें किसी व्यक्ति का प्रयास या किसी व्यक्ति के प्रयास की आवश्यकता ही नहीं है। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याय अनुशीलन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। इस लेखक का कहना क्या है कि 19वीं सदी में कि 18वीं सदी में, 18वीं सदी में, ठीक है, 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने क्या किया? तो अपने आप को दुरूह बनाया, दुरूह के साथ साथ सीखने का काम किया। और 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा का बोलबाला था, और 20वीं सदी में किस भाषा का बोलबाला था? जापानी भाषा का। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण अथवा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग अलग रुख होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रख कर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं, बस ध्यान से सुनिए। अब हमारे कहने का मतलब यह है कि एक भाषा है अंग्रेजी। कौन सी भाषा? अंग्रेजी। एक भाषा आपको मिलेगी जापानी, और एक भाषा है आपकी, यह भाषा हिंदी है। कौन सी है मेरे दोस्त? हिंदी है। अब देखिए, जापानी भाषा से या अंग्रेजी भाषा से या रूसी भाषा से यदि हिंदी भाषा चाहे कि मैं किसको ग्रहण कर लूं? शब्दों को ग्रहण कर लूं। किसको ग्रहण करूं? शब्दों को ग्रहण करूं। तो शब्दों को, हिंदी को किस प्रकार से ग्रहण करना होगा? ग्रहण करना होगा इस प्रकार से कि यह शब्द को क्या कर ले? ग्रहण कर ले, परंतु उस शब्द का अर्थ छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए?
छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, साथ में छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए, और इस शब्द का अर्थ भी ज्यों का त्यों ही होना चाहिए। यदि हिंदी चाहे कि मैं अंग्रेजी, जापानी और रूसी भाषा के शब्दों को ग्रहण करूं, या रूसी चाहे कि जापानी और अंग्रेजी तथा हिंदी के भाषा के शब्दों को ग्रहण करूं, तो इस प्रकार से ग्रहण करना होगा कि छिन्न भिन्न उसका अर्थ न हो। आगे देखिए, विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं, यहां तक हो गया था। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए, और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। कभी ये जो लेखक हैं रेड्डी जी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने कहा कि यह जो काम है यह किधर होना चाहिए सबसे ज्यादा, तो अफ्रीका में तथा एशिया में। अफ्रीका और एशिया में ही क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहां का क्षेत्र क्या है, बिछड़ा हुआ, अरे पिछड़ा हुआ है, बिछड़ा हुआ नहीं है, पिछड़ा हुआ। तो पिछड़े क्षेत्रों में वैज्ञानिक भाषा को और वैज्ञानिक भाषा के तत्वों को सीखने के लिए हमें क्या रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। आगे देखिए, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। इसका मतलब सबसे बात समझिए, भाषा किससे बनती है मेरे दोस्तों? शब्दों से बनती है। अगर शब्द नहीं रहेगा तो क्या भाषा बनकर तैयार हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। तो भाषा की साधारण इकाई क्या है, शब्द, और शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व होगा तो दुरूह हो जाएगा। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। यदि भाषा विकास करना चाहती है तो भाषा का विकास किस पर होता है? शब्दों के स्तर पर होता है। दैनम दीन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करते हैं या इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, देखिए हमने यह बात पीछे बता दिया है आपको, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हो, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। यह कह रहे हैं कि हम जो विदेशी भाषाओं के शब्दों को ग्रहण किए हैं और उसका प्रयोग करते हैं, ज्यों का त्यों करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आवश्यकता थी, परंतु उसे साहित्य में स्थान नहीं दिया गया है। साहित्य में उन शब्दों को स्थान नहीं दिया गया है। यदि साहित्य में उनको आप स्थान देना चाहते हैं तो करना क्या होगा कि आपको उनकी मूल प्रकृति को जानना होगा, और मूल प्रकृति के अनुसार साहित्य, भारतीय साहित्य या हिंदी साहित्य के अनुसार जिस भाषा में ग्रहण करना हो, भारतीय साहित्य नहीं, जिस भाषा में ग्रहण करना हो उस भाषा के साहित्य के अनुसार और अर्थों के अनुसार उसको क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या होगा। चलिए दोस्त, क्या हुआ, हमने आपको एक पेज बता दिया। देखिए यह आपका एक पेज पूरा हो गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा है एक पेज और यह जो एक पेज है आपका देख लेते हैं कितना है, पहले ये देखते हैं। तो आपके पास एक पेज और यह दो पेज, मान लीजिए 1.5 पेज बचा है। तो मैं यहाँ पर क्लास को रोक रहा हूँ, यानी कक्षा को रोकने का, स्थगित करने का काम कर रहा हूँ। कारण यह है कि जब कक्षा लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोरिंग महसूस करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में जी सुंदर रेड्डी जी की बची हुई बातों को लेकर आऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।